जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज हम साइंस में दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने केमिस्ट्री की जो पार्ट 1 की क्लास की थी उसमें हमने आपको 1 से लेकर 55 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे भाई। आज हम अपनी क्लास को पुनः वहीं उससे आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 109 तक के जो आपके क्वेश्चन शेष रह गए थे उन क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं विथ व्याख्या के, विथ सॉल्यूशन के साथ करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि आज जो आपका ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है दोस्तों, आज ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होने वाला है। आज हम दोस्तों मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ और ये बुक आप देख भी सकते हो कि RWA की न्यू बुक है। ये SSC GD 2025 की रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो इसमें दोस्तों हम आपको केमिस्ट्री आज कंप्लीट करवा देंगे। तो 56 से लेके 109 तक के, क्योंकि इस बुक में आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके 109 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो आज ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और कल से हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट SSC GD 2025 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा है, भाई आप लोगों को मैं बता दूं ये बुक्स में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इनको जरूर आप लोग एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाएंगे। और कोशिश ये करना है कि आप लोग इन क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय गवाते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आता हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ चुका है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे और आंसर भी करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है? कह रहा है कि लेड नाइट्रेट। भाई देखो, लेड को किससे प्रदर्शित करते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था आपको सर, PV से। जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, इसको गर्म करने पर इसमें कौन सी दो गैसें दोस्तों मिलती हैं? यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट को दोस्तों गर्म करते हैं तो उसमें से दोस्तों आपको दो गैसें निकलती हैं। या तो कौन सी वो दो गैसें हैं? तो भाई देखो, एक तो भाई इसमें नाइट्रेट लगा है, तो नाइट्रेट के साथ दोस्तों आपका एक तो निकलेगा NO2। NO2 निकलेगा जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और भाई आपका इसमें निकलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और निकलेगा। तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है, ठीक है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि मैं रासायनिक सूत्र की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है CO। क्या होता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO बोलते हैं। आगे देखो दिया गया है, आगे आपसे बोला है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक लाल भूरे रंग की एक जहरीली गैस होती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों बहुत ही जहरीली गैस होती है। यदि मैं लेड नाइट्रेट की बात करता हूं तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आप लोग पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे भाई? PbNO3 का होल ट्वाइस। यह एक जो होता है सफेद क्रिस्टली ठोस है जो पानी में घुलनशील है। और इसका उपयोग जो होता है आपको विस्फोटक पदार्थ और माचिस और अन्य भी रासायनिक पदार्थों को बनाने के लिए निर्माण किया जाता है। आगे दोस्तों आपसे एक रिएक्शन दी गई है भाई। आपको देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको दोस्तों कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया दे सकता है और वो अभिक्रिया किसका उदाहरण है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जो कि आपकी ये क्वेश्चन जो है SSC GD 27 जनवरी 2023 को एग्जाम की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दिया दोस्तों Fe किसका होता है? तो आपको सर लोहे का। और कॉपर सल्फेट दिया गया। तो मतलब Fe यानी कि लोहा जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? तो भाई देखो FeSO4 प्लस Cu। तो हमसे ये पूछा है कि यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि यह विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। किसका है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे व्याख्या में दोस्तों कहा गया है और विद आपको रासायनिक फॉर्मूले के साथ दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य तत्व या समूह प्रतिस्थापित कर दे तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Fe आयरन और कॉपर सल्फेट मिलकर आयरन सल्फेट बनाते हैं जिससे FeSO4 हो जाता है और यहाँ से Cu यानी कि कॉपर बाहर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं भाई ये रासायनिक अभिक्रिया जो है बेहद आसान थी और आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों पॉइंट आपको दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों C2H5OH। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं C2H5OH इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है या इसका भाई जो C2H5OH है इसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। C2H5OH को हम क्या बोलेंगे मेरे शेर? आप कहोगे सर इसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं।
और एथिल एल्कोहल यदि एग्जाम में ना दिया जाए, जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका एथिल एल्कोहल नहीं दिया, क्योंकि जो C2H5 होता है दोस्तों ये आपका एथिल होता है। क्या होता है भाई, इसको हम एथिल भी बोलते हैं, ठीक है। और OH से क्या होता है, एल्कोहल बनता है। तो भाई यदि आपको एथिल ना मिले तो एथिल से ही एक वॉइस आती है इथेनॉल में। किस में आती है मेरी शेर, आप कहोगे सर इथेनॉल में आती है, तो इसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं या एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस प्रकार के आपको ऑप्शन दे रहा है। आगे दोस्तों बोला है कि इथेनॉल C2H5OH ईंधन, विलायक और मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। आप जानते हो जो शराब होती है उसमें भी दोस्तों आपको मादक पदार्थ ही होता है, तो उसमें भी आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल की मात्रा भी उसमें होती है। यदि मैं बात करता हूँ मीथेन, जिसको कहते हैं CH4, ये आपके हीटिंग और खाना पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन गैस की यदि मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10, क्योंकि लास्ट में देखो 10 आया है तो इसके भी लास्ट में H10 ही आएगा, तो ऐसे याद रखो C4H10। तो जो आपके रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, और जो आपके फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब जो आपके प्लास्टिक वाले उत्पादन होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके रबड़ के पदार्थ होते हैं उनको, क्योंकि रबड़ भी एक प्लास्टिक ही होती है। नेक्स्ट दिया गया है जिप्सम। जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध यानी कि आधा हाइड्रेट बनता है। तो वो आप सभी जानते हो कि दोस्तों 373 केल्विन, यानी यदि मैं इसको डिग्री सेल्सियस में यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकता हूँ। 373 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई याद रखेंगे भाई 373 केल्विन पर यदि मैं जिप्सम को गर्म करता हूं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। अर्ध हाइड्रेट का मतलब हाफ H2O जिसको बोलते हैं कि CaSO4, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है और इनटू हाफ H2O। ये मैंने आपको फार्मूला मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है, और इसी को हम POP के नाम से भी जानते हैं। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहा जाता है। यदि मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भी आप इसे कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला बता सकते हो POP के लिए, ठीक है। चलिएगा आगे देखो भाई, आवोगाद्रो संख्या बहुत बढ़िया है भाई। भाई हम लोगों ने बहुत पढ़ा था 12th क्लास की फिजिक्स में कि 6.022 गुणा 10⁻23, 10⁻23 तो भाई बहुत पढ़ा है भाई। और ये आवोगाद्रो की संख्या होती है, और देखो ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जिसे आवोगाद्रक स्थिरांक भी कहा जाता है, जो 10⁻23 है ये इसको स्थिरांक भी कहते हैं। तो ये एक मोल गैस में अणुओं की संख्या दी जाती है कि 6.022 गुणा 10⁻23। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे देखो दिया कि हैलोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो हैलोजन तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 7 होती है, ये याद रखना। इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो आप क्या कहोगे सर, तो आप क्या कहेंगे सर, तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा H2P5। क्या होगा मेरे सर, H2P5, जिसमें से आपका 2 तो ये हो गया, 5 ये, तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे भाई, 7। तो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर 7 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हैलोजन के सभी बाहरी कोश में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखो यहाँ पे दिया गया है, H2P5 होता है। हैलोजन तत्व में यदि बात करता हूँ कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, तो इसमें आपका फ्लोरीन F होता है, क्लोरीन Cl, आयोडीन I, ब्रोमीन Br और एस्टेटिन At आता है। एस्टेटिन का दोस्तों At से प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन दिया, ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है भाई। यदि आपने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर जरूर देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, तो आप कहोगे सर 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं मेरे शेर, 118 तत्व होते हैं। यदि मैं इसमें बात करता हूँ 98 तत्वों की, तो 98 जो तत्व होते हैं वो आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि उसका निर्माण कृत्रिम तरीके से नहीं, प्राकृतिक है यानी कि ऑटोमेटिक है। और बाकी के जो शेष तत्व है वो आपके मानव के द्वारा निर्मित हैं। यानी कि मैं बात करता हूं कि यदि 118 में से 118 जो तत्व हैं, इनमें से जो आपके 98 तत्व होंगे वो आपके कैसे होंगे, ये आपके प्राकृतिक होंगे।
ये आपके कैसे होंगे भाई, आप कहोगे सर ये प्राकृतिक होंगे, क्योंकि प्राकृतिक पर दोस्तों मनुष्य का कोई भी हक नहीं है, वो उस पर कोई कभी भी मतलब देखा जाए तो प्राकृतिक चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक ही होती हैं और कृत्रिम जो होती हैं वो मानव के द्वारा होती हैं। इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। और बाकी के जो शेष आपके जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो 20 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये आपके कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाए हुए। ठीक है भाई, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें सब क्लियर हुई होंगी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है कि सन 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, यदि आपने कल की क्लास की देखा होगा तो आपको पता होगा कि सर हाँ आपने कराया था। और मैंने आपको कल की ही क्लास में ये भी बताया था कि आधुनिक मतलब इससे जो पिछली क्लास हुई थी 150 तक के वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको इसमें भी बताया था कि आधुनिक सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती, और यही क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा भी गया है कि आधुनिक सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे 7। भाई इस बार हो सकता है आपसे ऊर्ध्व में पूछ ले, भाई ऊर्ध्व स्तंभ में। तो भाई यदि ऊर्ध्व में पूछेगा तो मैंने आपको बोला था कि आपको 18 बतानी है। ठीक है भाई, 7 आपकी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं और 18 आपकी ऊर्ध्व पंक्तियां होती हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है, इसीलिए इसे आवर्त समूह भी कहा जाता है। ये मैंने पॉइंट्स जो है ना वे सारे हेनरी मोसले वाला, और इनका याद रखना भी सन 1913 में इन्होंने जो आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड है। आगे देखो, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के अंदर नाभिक के केंद्र और बाहरी कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो भाई उसको हम कहते हैं परमाणु का आकार। क्या कहेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, ना ही समस्थानिक कहेंगे और ना ही उसका द्रव्यमान, उसका हम आकार कहेंगे, क्योंकि वो अपने केंद्र से और बाहरी कोश के बीच की दूरी को तय करता है। तो उस दी दूरी को हम परमाणु के आकार को कहते हैं। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको सर जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे सर, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, और यदि आपको पता है तो भाई अच्छी बात, और नहीं पता है तो इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। परमाणु जो सिद्धांत पर कहा था कि परमाणु जो होती है कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको अणु कहते हैं। जब ये छोटे छोटे अणु से मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसी को हम परमाणु कहते हैं, जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं भाई, ईपी एन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि मैं बात करता हूं समस्थानिकों की, तो एक ही तत्व में वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। संभारिक अणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती हैं लेकिन किंतु परमाणु संख्या, मतलब समस्थानिक जो होते हैं ये आपके संभारिक के जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि समस्थानिक में परमाणु संख्याएं समान होती हैं और संभारक में द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। समस्थानिक में आपकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं और संभारक में परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं, यानी कि एक दूसरे के कैसे हैं भाई, पूरक हैं या अपोजिट कह सकते हैं। तो जैसे आपका नाइट्रोजन है, जिसमें से नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक आपका 14 और द्रव्यमान 7, द्रव्यमान 14 और परमाणु क्रमांक 7, कार्बन का 6 और इसका दोस्तों द्रव्यमान 14 दिया गया है। ठीक है भाई, द्रव्यमान कितना है इसका, 14 है, और इसका कितना, इसका भी 14 है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संख्याएं कैसी होंगी, समान। तो भाई देखो इसका भी 14 है, इसका भी 14 है। परमाणु संख्याएं अलग है, तो परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है। ये देखो अलग है, ये अलग है, लेकिन इनका ऊपर का जो आपका द्रव्यमान है ये कैसा है, मॉस जिसको बोलते हैं, बराबर है। आगे देखो वो दिया है परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु के द्रव्यमान को ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ये तो परिभाषा में ही परिभाषा है। चलिएगा आगे देखो, बोला है कि किस तत्व में किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है। भाई देखो 12 की यदि मैं बात करता हूँ तो वो होती है दोस्तों Mg की। भाई परमाणु संख्या पूछिए, 12 की किसकी होती है भाई, Mg की होती है, और Mg के जब 12 होता है तो इसकी यदि मैं बात करता हूँ परमाणु द्रव्यमान की, तो ये परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 24 हो जाता है। 24 क्या होता है भाई, आपको सर इसका द्रव्यमान होता है, इसको भाई याद रखना। और Mg का जो परमाणु द्रव्यमान कितना भी देखो यहाँ पर भी दिया है कि 24 होता है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, मैग्नीशियम का उपयोग कार की सीटों में किया जाता है। जो कार की सीटें होती हैं सामान बनाने में, लैपटॉप व कैमरा, साथ ही साथ बिजली के जो आपके उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं भाई, उनको भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है 65, एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र। मैंने आपसे बोला है कि आपसे भी फॉर्मूले भी केमिस्ट्री के पूछ सकता है, तो एथेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है।
तो भाई एथेनॉइक जो एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH इसी को कहा जाता है। और इसका यदि मैं सामान्य नाम की यदि मैं बात करूं, इसी को हम CH3OOH को ही हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि एथेनॉइक जो एसिड होता है ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसमें आपके COOH बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड COOH प्रक्रियात्मक समूह का यौगिक है। बात समझ में आ गई। OH जो एल्कोहल में आता है, लेकिन ये COOH का प्रक्रियात्मक समूह का यौगिक माना जाता है। आगे बात करते हैं कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है, मतलब उपधातु नहीं है पूछा है। तो देखो ऑप्शन में दिया है टेल्यूरियम दिया है, और जर्मेनियम दिया है, और तीसरा आपको दिया क्या गया है पोलोनियम, और चौथा आपको जिनोन दिया गया। तो भाई याद रखिएगा कौन नहीं है उपधातु, तो जिनोन नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं, तो आपको 7 उपधातुएं हैं। ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु कौन होता है, जिसमें धातु के भी सामान्य गुण हो और आपके अधातु के भी हो। तो धातु प्लस अधातु इज इक्वल टू उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, और आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और टेल्यूरियम, पोलोनियम। और जेनॉन जो होती है ये एक अक्रिय गैस है। एक बार एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यही पूछा था कि जेनॉन कैसी गैस है, तो याद रखिएगा वो एक अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। और आपसे जिंक को क्या कह रहा है, जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो वो है आपका H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई, H2SO4 बोलते हैं, ठीक है भाई। नाइट्रिक अम्ल को भाई HNO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, HNO3 बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, HCl बोलते हैं। तो इसका जो होगा भाई H2SO4 हो जाएगा, और ये आपका जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। आगे देखो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट, एक अपक्रिया भी दी गई है कि Zn प्लस H2SO4 से ZnSO4 और प्लस आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। Zn से भी SO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जिंक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे तनु सल्फ्यूरिक, यानी तनु का मतलब होता है सांद्र H2SO4 में हाइड्रोजन के साथ विस्थापित करता है। आगे दिया एल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसको बोलते हैं CnH2n। क्या कहेंगे भाई, CnH2n कहते हैं। ये जो होता है ये एल्कीन के सामान्य सूत्र का फॉर्मूला होता है। एक तो आप लोगों ने पढ़े होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको एल्केन कहते हैं। और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध, जिसको बॉन्ड बोला जाता है, ये जैसे आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं वैसे आपके डबल बॉन्ड, फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो वही तो कह रहा है कि जिनमें दोहरे आबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं। वहीं या एक से अधिक त्रिआबंध, जिनको भाई देखो यहाँ पे बोला ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है, वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। और एल्काइन का पूछा गया तो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एल्केन से संबंधित एग्जामिनर जो है ना, इनके रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लेता है। तो भाई इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको भी याद रखना पड़ेगा। तो एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन, ये मुझे लगता है कि इस बार SSC GD की किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावनाएं जरूर बन सकती हैं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना। इनके बस फॉर्मूले पूछेगा, यदि पूछेगा तो सिर्फ फॉर्मूले ही पूछेगा। आगे दिया बेकिंग सोडा। भाई देखो मैंने आपको बताया भी था बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा का मतलब, सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन, तो NaHCO3 बोला जाता है इसको। NaHO3, सॉरी क्या बोले, NaHCO3 बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो लिखा भी है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आप चाहो तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, इसको हम बाइकार्बोनेट भी लगा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। आप कहोगे सर मैंने तो बाइकार्बोनेट पढ़ा था इसमें हाइड्रोजन, भाई कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है, बाइकार्बोनेट कह दो भाई। और इसी को हम खाने वाला जो घरों में खाने का जो सोडा यूज किया जाता है वो आपका बेकिंग सोडा ही होता है। और यदि मैं धावन सोडा की बात करता हूँ तो ये आपको NaCO3 लिख देना, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCO3। NaCO3 ये आपका क्या होता है, धावन सोडा।
धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा, तो ये होता है धावन सोडा। तो भाई ये आपके सेम कैसे हैं, फॉर्मूले तो सेम है, बस इसमें एच आ जाता है जो कि बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। बेसिक बेसिक पॉइंट है और बेसिक बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होंगे। आगे देखो दिया है दोस्तों नीला थोथा। भाई देखो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला जो थोथा होता है इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट होता है, इसको कहते हैं CuSO4। क्या कहते हैं भाई, आपको अक्सर इसको हम कहते हैं CuSO4 बोला जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है भाई, तो जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, आगे दिया गया कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 और इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। जल योजित कॉपर सल्फेट जो होता है ये नीला होता है, इसी को कहा जाता है और इसी का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे केवल CuSO4 दे सकता है और इसका टोटल पूरा सूत्र देगा तो 5H2O भी लगा सकते हो। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक के जब उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उस पर भारी नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों के साथ एक नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक भारी परमाणु के अंदर नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार करती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निम्न ऊर्जा भी भारी परमाणु के नाभिक पर होगा, भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार होगी। यहाँ पे बोला है कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में विखंडित हो जाता है तो उस क्रिया को, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा पर जिसको नाभिकीय विखंडन, मैंने आपको एक बात बताई थी, आप लोगों ने एक बात सुनी भी होगी या पढ़ी होगी कि जो परमाणु बम होता है जिसको एटम बम बोलते हैं, जो परमाणु बम होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक आपका हाइड्रोजन बम होता है। एक आपका होता है परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम की यदि मैं बात करता हूं तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम जो होता है आपका ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और इसीलिए दोस्तों जो आपका परमाणु बम होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है। तो यह अभिक्रिया दोस्तों नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जब आपका यूरेनियम 92 235 को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा बेरियम 56 BA 144 तथा क्रिप्टॉन 36 KR 89 से परमाणु बनते हैं और यहीं से परमाणु बम का भी एक निर्माण होता है। कार्बन की परमाणु संख्या की यदि मैं बात करता हूँ वो होती है 6, या परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, तो भाई कार्बन का कितना होता है भाई 6 होता है। और परमाणु संख्या Z एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो कार्बन का 6 सभी को पता है भाई। फ्लोरीन का भाई परमाणु क्रमांक कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। कार्बन का 6, फ्लोरीन का 9 होता है। आगे भी आपको देखो परमाणु क्रमांक दिए गए, सभी के याद करेंगे भाई। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, लिथियम का 3, ऐसे याद रखो। ली ना का ना का तो H, हाइड्रोजन 1, और हालिना का आपका ये लिथियम नहीं होगा यहाँ पे भाई। हालिना का सोडियम का साथ 11 होता है। ये वाला तो साथ आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसको इस प्रकार से चलना होता है। यहाँ से सोडियम का तो 11 हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं करेंगे याद, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, लिथियम का 3, क्लोरीन का 17 है और सोडियम का यहीं पर लिख लेंगे भाई, सोडियम यानी कि Na, सोडियम का 11 होता है। आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। भाई क्लोरीन का इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत पूछा जाता है। और कार्बन का तो आप सभी को पता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। आगे भाई चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इथेनॉल, भाई अभी मैंने आपको बताया था इथेनॉल यानी कि C2H5OH। इथेनॉल को क्या बोलते हैं भाई, C2H5OH उत्पादन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा। और जो किण्वन जो होती है एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। इसी क्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपके एल्कोहल OH या शराब के निर्माण में बनाने में, क्योंकि शराब में भी आपका अल्कोहल ही यूज किया जाता है। जो शराब बनती है वो किस विधि द्वारा बनती है, यदि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहोगे सर, किण्वन विधि के द्वारा ही बनती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क है। भाई देखो तांबे का जो अयस्क होता है, भाई देखो शनिवार किसका होता है भाई, आपको सर ये तो पारा का होता है या हम बोल सकते हैं Hg।
गैलेना लेड का अयस्क होता है जिसको कहते हैं Pb। तो वही किसका होता है, चाल्कोसाइट का होता है, चाल्कोसाइट। ये होता है तांबे का, तांबे का जो अयस्क होता है ये क्या होता है, चाल्कोसाइट होता है। चाल्कोसाइट तांबे का अयस्क है। और मैं आपको बता दूं गैलेना चाल्कोसाइट सिनेबार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके अयस्क पूछता है इनमें से कौन किसका अयस्क होता है। ठीक है भाई, जैसे लोहे का पूछेगा Fe यानी कि हेमेटाइट, ऐसे आपके अयस्क पूछेगा। तो वैसे ही तांबे का होता है चाल्कोसाइट। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि कॉपर के कौन कौन से प्रमुख अयस्क हैं, तो इनमें से आपको कौन कौन से एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, कॉपर का क्यूप्राइट हो सकता है, कैल्कोपाइराइट होता है, कैल्कोसाइट होता है, गैलेना का लेड होता है अभी बताया, शनिवार पारा का होता है, और कैसिटेराइट ये आपका टिन का अयस्क होता है। किसका होता है भाई, टिन का अयस्क होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि आवर्त सारणी के छठवें आवर्त समूह में समूह 4 में कौन सा तत्व रखा गया, तो वो है आपका लेड, क्रमांक 82 पर है, इसको कहते हैं Pb। ठीक है भाई, कौन है भाई, लेड Pb है। लेड छठे आवर्त के जो आता है ये किस तत्व में आता है, तो P ब्लॉक में आता है, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसका उपयोग जो होता है लेड चैम्बर, बुलेट और मिश्र धातु और भी चीज़ें हैं जिसको निर्माण किया जाता है। और यह बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है। क्लोरोफार्म, भाई देखो क्लोरोफार्म क्या होता है, क्लोरोफार्म का सूत्र पूछा है, CCl4 CH3Cl या CHCl3 या CF2Cl2 बोलेंगे, तो क्या कहोगे सर, CHCl3 होता है। अब यहाँ पे देखो जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए थे ना, उनके सारे रासायनिक नाम लिखे हैं। देखो CHCl3 आपका दिया गया है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि 4 से क्या होता है टेट्रा, 3 से होता है ट्राई, इसको बोल देंगे मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। CH3OH, C2H5 एथिल एल्कोहल, देखो मैंने आपको देखो यहाँ पे बोला था ना, C2H5 को क्या कहते हैं भाई, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, और इसी को इथेनॉल भी कहते हैं। CHI3 यह होता है 3 है तो 3 से होता है ट्राई, ट्राई आयोडो मैथेन कहते हैं, क्योंकि CH3 और I है, तो I से आयोडीन, मैथेन कहेंगे, और 3 से ट्राई, तो क्या कहोगे सर, ट्राई आयोडो मैथेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 8 को ऑक्टा, ऐसे बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका सिलिकॉन का। किसका निर्माण किया जाता है, तो आपको सर उसमें सिलिकॉन का निर्माण किया जाता है, SI का। आगे दिया सल्फर, सल्फर यानी कि S, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 है, और यह प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक तत्व है। अधात्विक मतलब क्या होता है कि जो सल्फर है ये आपका एक अधातु है। गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है, ये लोहे पर क्या जमा किया जाता है, तो भाई जस्ता, जस्ता जमा किया जाता है लोहे पर, तो उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया, लोहे पर जस्ता का लेप लगाया जाता है, और गैल्वेनीकरण को ही अब दोस्तों यशद लेपन के नाम से भी जानते हैं। और यह एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसमें जंग लगना रुक जाता है। इसमें यानी कि कहते हैं कि जंग नहीं लगेगी उस पर। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर उसका रंग लेप का किसका मिश्रण है, तो वो होता है दोस्तों आपके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का जो होता है लेप उस पर लगा होता है। कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो ये तांबे के बर्तन को हरा रंग का कर देता है। क्योंकि तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग के पदार्थ का निक्षेपण जो होता है ये कॉपर सल्फेट CO कॉपर क्या दिया गया, CuCO3 के बनने के कारण होता है। ठीक है भाई, CuCO3 के बनने का कारण होता है, जिसको कहते हैं कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट बनने का कारण होता है। जब अम्ल को हम किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पन्न होती है, तो उसमें भाई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्योंकि धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण में बदलकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। तो सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि जैसे आपके मैं यहाँ पर एक अभिक्रिया करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धातु प्लस जैसे सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, जैसे मैं यदि Na+HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ यदि मैं इसकी अभिक्रिया करूँगा तो ये Na से क्या बनेगा भी, आपको सर यहाँ पर हम कितने अणु लेंगे, तो आपको सर 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कौन सा, NaCl2 प्लस क्या होगा भाई 2 प्लस क्या होगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा आपका H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर।
तो भाई ये होता है आपका NaCl2। NaCl2 इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखो सोडियम है ना, तो Na प्लस सी क्या था HCl। अब इसकी अभिक्रिया करनी है, तो यहाँ से देखो भाई बनेगा तो Na से तो Cl बनेगा, लेकिन आपका जो होता है वो क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको सोडियम के 2 अणु यहाँ पे लेने होंगे और 2 अणु आपके इसके यहाँ पे लेने होंगे। तो ये आपका बनेगा दोस्तों 2NaCl। क्या बनेगा 2NaCl और प्लस आपका H2, प्लस आपका यहाँ से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से निकल जाएगी। इस प्रकार से होगा आपका। तो यहाँ पर देखो सोडियम के 2 हैं, तो यहाँ पर भी सोडियम के 2 हैं, और यहाँ पे 2 HCl, तो हाइड्रोजन के भी देखो 2 हैं यहाँ पे, और Cl यानी कि क्लोरीन के भी 2 हैं। तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्लियर। चलिएगा अब देखते हैं, चलते आगे। आगे देखो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रक्रिया दी गई है कि वायु की अपर्याप्त, यहाँ पे देखो ये आपको रिएक्शन दी गई है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी दी गई है। ये सोडियम क्लोराइड भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है तो 2Na प्लस 2HCl प्लस 2NaCl और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल गई। आगे दिया कि वायु की अपर्याप्त मात्रा, वायु की अपर्याप्त मात्रा जीवाश्म ईंधनों के द्वारा दहन फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है, यानी कि जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं इनके जलने पर जो कि शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक गैस होती है, उसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्यूटेन जिसको कहते हैं C4H10, ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के रूप में भी पाई जाती है, क्योंकि LPG जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन गैस ही होती है। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में करता है क्या। आप कहोगे सर नहीं, सौर सेल जो आपकी सौर ऊर्जा होती है गलत होगा। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भाई देखो ये सौर ऊर्जा यानी कि सौर को भाई विद्युत ऊर्जा यानी कि करंट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय तथा क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो टर्मरिक। भाई क्या बोलेंगे भाई टर्मरिक कह सकते हैं यानी कि हल्दी का। ऑप्शन नंबर डी, हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी जो होती है प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाला पीले रंग का यौगिक होता है, जबकि अम्ल जो होता है एक क्षार सूचक होता है। हल्दी का अम्ल और उदासीन पदार्थ के साथ पीला रंग कर देता है, जबकि क्षार के साथ यह चमकदार लाल रंग का हो जाता है। स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है अम्लीय। अम्लीय होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल जिसको सिरका कहते हैं। भाई सिरका बनता नहीं है, गन्ने के रस को धूप में रख दो सिरका बन जाता है। चींटी के डंक में कौन सा, भाई इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे भाई, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। बिच्छू के डंक में भी यही पाया जाता है। नींबू के फलों में कौन सा पाया जाता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक, चीनी और चींटी और बिच्छू के डंक में फार्मिक और एसिटिक में सिरका पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। और भी आपको दिया जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। भाई देखो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये आपका पालक में पाया जाता है और दही में आपका लैक्टिक। यदि मैं आपसे पूछूं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में जो सेब होता है एप्पल, इसमें आपको सर मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको सर इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया कैटेनेशन का गुण किस तत्व में सबसे अधिक आसानी में प्रबल होता है, तो वो है दोस्तों आपका कार्बन। क्या होगा भाई, कार्बन में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। परमाणुओं की एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला निर्माण करने की क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व। देखो यदि मैं आपसे बात करूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको सर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा तत्व कौन सा है, तो वो आपका सिलिकॉन ही है। गंधक हल्के पीले रंग का स्वादहीन और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। स्वाद में कड़वे, भाई देखो मैंने अभी आपको बताया था कौन होते हैं भाई, क्षारी भी होते हैं या क्षारी कहेंगे, तो भाई इसको हम कहेंगे क्षारकीय। क्षारकीय जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्लीय कैसे होते हैं, तो ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं, जैसे कि NOH प्लस H2O। तो ये क्या होगा भाई, सोडियम क्या बनाएंगे, तो Na धनायन और OH ऋणायन देता है, तो ये क्या होगा भाई आपका क्षारीय हो जाता है। आगे किसी सफ़ेद कपड़े में लगाकर करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, ये क्षारकीय होती है। साबुन कैसा होता है, क्षारक होती है, क्षारकीय होता है या क्षारक होता है। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा कड़ी का दाग साबुन के लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है।
ओजोन परत को नष्ट करता है। तो भाई ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? क्लोरीन करता है। क्या करता है भाई? क्लोरीन करता है। ओजोन परत का जो अवक्षेपण होता है या आपके जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहा जाता है, इसका अवक्षेपण जो होता है ये CFC के कारण ही होता है। और क्लोरीन ओजोन परत को क्या कर देती है भाई? नष्ट कर देती है। नमक जिसको हम बोलते हैं भाई सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे दोस्त? तो क्या सर सोडियम क्लोराइड है, NaCl। क्या है मेरे शेर? तो आपको भी सर NaCl होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते अपने भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। और यह एक उदासीन लवण है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो यह सोडियम क्लोराइड बनाकर जल बाहर कर देता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 और बाइकार्बोनेट पूछेगा तो NaHCO3 होता है। और इसी को हम वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी कहते हैं, या इसी को हम धावन सोडा, इसके भी कई नाम है, वॉशिंग सोडा और धावन सोडा और सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी देखो कहा जाता है, मैंने आपको बोला है। और जिसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। और इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आगे देखो मेरे दोस्त क्या बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो वो अचार परिरक्षित करने के लिए, यानी कि अचार जो होता है खराब ना हो तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसमें प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षारक है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। और इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कैसा होता है? कास्टिक सोडा क्षार कहते हैं, तो वैसे क्षारी होता है। और इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में लुगदी, कागज की लुगदी बनाने में, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में और नालियों की सफाई करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो वो है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम प्रतिक्रिया करता है और ये Ca से डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, जो अपने शुद्ध रूप से चमकीले रंग का होता है। यह मुख्यतः अपने कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट और आदि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। और ये ऊष्मा और विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। सीसा यानी कि लेड, Pb की बात करूं तो Pb यानी परमाणु क्रमांक 82 होता है। और कॉपर का पूछेगा तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक तो होता है। यह साधारण ताप पर शुष्क हवा में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता है। स्वर्ण यानी कि सोने का सूत्र पूछा है तो सोने को हम Au से डिनोट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और Ag जो होता है ये आपका चांदी होता है। क्या होता है मेरे से? चांदी होता है। Cl क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। Al एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al होता है। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग याद रख लेना। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, सोना जो होता है इसको Au कहते हैं। ये आपके छठे आवर्त का संक्रमण तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी कुचालक होती है। चांदी जो होती है वो कैसी होती है? कुचालक। सोने का आभूषण बनाने में, विद्युत लेपन करने में, फोटोग्राफी इत्यादि में किया जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और ये बोरोन परिवार का तत्व है। इससे प्रमुख अयस्क बॉक्साइड, कोरंडम और डायस्पोर आदि बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो भाई देखो चांदी जो है ये मिश्र धातु नहीं है। पीतल मिश्र धातु है, कांसा है और टांका है, लेकिन चांदी जो है ये मिश्र धातु नहीं है। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो देखो पीतल मिश्र धातु है ना। और पीतल किससे मिलकर बनती है? तो तांबा और टिन से मिलकर बनी है। पीतल जो है वो आपकी तांबा और टिन से मिलकर बनी है। देखो सारी चीज़ें आपकी नीचे लिखी गई हैं। टांका जो होता है ये टिन और लेड से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टिन से। पीतल है तांबा और जस्ते से बनता है। और चांदी कोई भी मिश्रण धातु है ही नहीं। अगला कह रहा है कि किसका व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? तो वह है दोस्तों मीथेन। मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है और यह जल में कैसी अम्लीय है। और यह वायु से हल्की होती है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यह संपीडित प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं CNG को मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि मैं बात करूं LPG गैस सिलेंडर की, जो रसोई गैस का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है, जिसमें मुख्यतः प्रोपेन और आपकी ब्यूटेन गैस होती है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि LPG सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है दोस्तों संचरण का कारण। क्या होता है? संचरण। संचरण कैसे होता है भाई? देखो यहाँ पर व्याख्या में दिया कि संचरण जो होता है जब कोई धातु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, यानी कि जैसे बारिश होने लगी, पानी पड़ा,
ऑक्सीजन यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई तो भाई पानी और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया उस पर, तो वो धातु धीरे धीरे अवांछित पदार्थों को जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है और ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है और धातुओं को अवांछित यौगिकों के परिवर्तन की ही प्रक्रिया को इससे संचरण कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे भी देखो खराब होने लगता है। चांदी का बदरंग हो जाना, चांदी कभी कभी काली पड़ जाती है, आपने देखा होगा चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है। कॉपर और पीतल के जो बर्तन होते हैं या पदार्थ होते हैं बने, वो आपके हरे रंग के हो जाते हैं। तो इन पे हरे रंग का जो लेप होता है, ये बहुत सारे दोस्तों इसके उदाहरण हैं। आगे देखो, आगे दिया पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। भाई देखो पीएच स्केल की जो रेंज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेगा एग्जामिनर कभी ना कभी आपसे एग्जाम में। तो 0 से 14 होती है। कितनी होती है भाई? 0 से 14 होती है। पीएच जो होती है किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप होती है, जिसको पीएच मान कहते हैं। यदि पीएच मान यदि मैं आपसे बताऊं 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होगा? खट्टा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन प्राकृतिक कैसा होगा? कड़वा होगा, यानी कि क्षारीय होगा। ये मैंने आपको कल भी ऐसे पिछली क्लास में भी बताया था। जब आप 1 ग्राम तांबा कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की जो सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है? तो वो होता है उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है। रासायनिक अपक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब अपक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का हास्य होता है तो अपचयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया CuO+H2। तो भाई Cu+H2O से मिलकर कॉपर तो अलग होगा और जल बाहर कर देगा, तो Cu+H2O हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीकरण क्या हो गया। और यदि में इसका अपचयन जो होता है तो यहाँ से Cu आपका ये है और हाइड्रोजन बाहर हो तो इसको अपचयन कहेंगे। यहाँ से ऑक्सीकरण यानी कि जो चीज़ का ह्रास हो गया है, नुकसान किसका हुआ? Cu का, क्योंकि CuO था तो Cu से O चला गया इसकी ओर, तो ये हो गया H2O, तो यहाँ पर क्या बचा? केवल CO। तो भाई इसका तो ह्रास हो गया ना, तो वह क्या कहोगे सर? ये अपचयन हो गया। और जिसमें H2O से यानी कि वृद्धि हो गई, तो इसमें केवल H2O था, H2 था, तो यहाँ पर देखो O आ गया, तो क्या हो गया भाई? वृद्धि हो गई, तो क्या कहोगे? इसका ऑक्सीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई। जिसमें कुछ चीज़ें मिल जाती तो उसका तो वृद्धि होगी और ह्रास यानी कि वो चीज़ कम हो गई। आगे दिया जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इसको सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। यदि मैं फुटकरी की बात करूं तो इसको हम पोटास एलम कहते हैं। यदि मैं इसकी बात करता हूं रासायनिक सूत्र, तो सबसे बड़ा रासायनिक सूत्र इसी का होता है। सभी को याद होगा कि फिटकरी को हम क्या कहते हैं भाई? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। भाई ये तो इसका रासायनिक सूत्र बहुत बड़ा है, तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओलियम को H2H2O7 कहते हैं, ओलियम का रासायनिक सूत्र। नीला विट्रॉल इसी को कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाते हैं, तूतिया कहते हैं या कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो CuSO4 इंटू 5H2O इसी को कहा जाता है, तूतिया भी इसी को कहा जाता है। ये आपको दुकानों वगैरह पे नॉर्मली मिल जाती है, जो आपके दुकानें होती है ना किराने वाली, उन दुकानों पर ये मिल जाता है नीला विट्रॉयल। आगे दिया कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों की सतह से रक्षा करती है? भाई ओजोन करती है। भाई सभी को पता O3 जिसका रासायनिक सूत्र होता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि कल क्या था भाई आपका? आप सभी को पता है कल आपका ओजोन दिवस था। कल क्या था भाई? ओजोन दिवस था। ठीक है भाई, ओजोन दिवस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओजोन दिवस। कल क्या था मेरे शेर? ओजोन दिवस था, O3। चलिएगा भाई आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, ओजोन गैस जो होती है सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर गैसों का जो प्रतिशत होता है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। कभी कभी एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि पृथ्वी पर कितने परसेंट गैस में जो है नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% शेष गैस आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो भाई वो होता है नियोन का। किसका होता है? नियोन का। हीलियम का 2 होता है, ठीक है, नियोन का 10 होता है और कार्बन का 6 होता है। अभी देखो नीचे भी आपको पॉइंट दिए गए, देखो हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 6 है, नियोन का 10 है। ठीक है, तो इनके सारे परमाणु क्रमांक आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं और याद कर लेने हैं। नेक्स्ट, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर है, तो वो n किसके बराबर है? n 3 के बराबर है, 3, ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विवरण और जुझाव
बोरबरी का सिद्धांत पर निर्धारित है, जिसमें कोष कहे जाते हैं, जिसमें KLMN या संख्याएं 1 2 3 4 अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है और n का मान अधिक होने पर यह इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ पर उनके कोष दिए गए, जैसे आपका K कोष में आता है, n संख्या 1 होती है, L की 2, M की 3, N की 4 होती है। तो K में क्या होता है, 1 से क्या होगा भाई 2 का n स्क्वायर, तो n का मान कितना दिया गया, n जो होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, L का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8, M का कितना हो जाएगा 18, N का कितना हो जाएगा 32। तो ये क्या है, इनकी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या इस प्रकार से होती है। जो आपका n होता है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर दिया जाता है और सभी में देखो बराबर समान रहेंगे आपके 2 2 2। ये आप चाहो तो बिना देखे भी इनको निकाल सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है KLMN 1 2 3 4, बस इनसे आप इनके इलेक्ट्रॉनिक संख्या आसानी से निकाल पाओगे। यदि आपको ये याद नहीं होती है 2 8 18 32, तो आप इनको निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है आपकी पोटेशियम। पोटेशियम यानी कि के, पोटेशियम यानी कि के, ठीक है भाई। अक्रियाशील धातु सबसे अधिक पोटेशियम के साथ घटते क्रम में तत्वों की अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और सिल्वर आदि इनके आपके घटते क्रम तत्व में अभिक्रियाशील पदार्थ हैं। आगे देखो क्या दिया गया है, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक, जिसको पॉली एटोमिक कहा जाता है, तो वो है दोस्तों आपकी सल्फर। सल्फर कैसा है, ये एक आपका बहुपरमाणविक तत्व है। सल्फर बहुपरमाणविक है क्योंकि प्रत्येक सल्फर के अणु में 8 सल्फर परमाणु होते हैं, जिसे एसिड के रूप में भी दर्शाया जाता है। अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, तो ये दोस्तों हीलियम के होते हैं। किसके होते हैं भाई, अल्फा कण किसके होते हैं भाई, हीलियम के आवेशित द्विआवेशित कण होते हैं। अल्फा कणों में धनात्मक आवेश तो होता है और ये हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। इनकी संरचना में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और अल्फा कण में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये पॉइंट आपको रखना है कि अल्फा कण में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है, तो मोती कैसा होता है भाई, चमकता है। तो भाई किससे चमकेगा और किससे निर्माण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3 और विशेष रूप से चूना पत्थर, अंडे के छिलके, घोंगे के गोले और मोती का मुख्य घटक है और इससे दूसरा नाम चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, सीप भी कहते हैं। सीप मोती से ही निकलता है, तो वही आपका हो जाएगा। पानी में क्लोरीन की गोलियां या उसमें क्लोरीनीकरण किया जाता है तो इससे क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है। जीवाणु युक्त जल में क्लोरीन का उपयोग करके उसे जीवाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। म्यूरिएटिक एसिड, भाई म्यूरिएटिक एसिड किसको कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। HCl को हम क्या क्या कहते हैं भाई, इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है चलिएगा। सॉरी, म्यूरेटिक ये HCl नहीं है, HCI है भाई, HCl नहीं है, ये HCI है, ठीक है भाई। आई से आयोडीन बनेगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। जिसको HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपका हाइड्रो मोनोकार्बनिक हो जाएगा। मोनो नहीं होगा, सॉरी, हाइड्रो आयोडो कार्बनिक होगा। क्यों, आई से आयोडो है आपका, सी से कार्बनिक बनेगा, तो सी से कार्बन, तो ये HCI है आपका, ठीक है भाई, एल नहीं है, ये HCI है क्योंकि ये HCI मेरे को यहाँ पे सही से कनेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आगे देखो दिया गया है, हाँ HCl है भाई, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे भाई ये HCl ही होगा। वही मैं कहूँ कि HCI तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो ये HCI नहीं, यहाँ पर HCl कर लेना इस प्रकार से, ठीक है भाई। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे देखो सही लिखा है और यहाँ पे थोड़ा सा आई बना दिया था जिसमें भी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो ये HCl है। फिर इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है भाई। म्यूरियोटिक एसिड को क्या कहते हैं, HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को कहते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया गया है, जब मैंने यहाँ पे देखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, इसको HCl और उसका अन्य नाम म्यूरियोटिक अम्ल भी होता है। और HCl जो होता है ये आपका एक अकार्बनिक यौगिक है। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन धातु को चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो कैल्शियम उत्पन्न करते हैं क्या, हाइड्रोजन या सल्फर, तो आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में अम्ल तो घुलता है लेकिन ये हाइड्रोजन H धनायन देता है और इसे क्षारक को जल में जब घोलते हैं तो ये OH ऋण आयन देता है।
निम्नलिखित में से किस गैस को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर बोला जाता है। तो ये तो भाई कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को, किसे कहा जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कैल्शियम नाइट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है भाई, सॉल्ट पीटर, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में। यदि मैं इसके सूत्र की बात करूँ तो CaNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है भाई, CaNO3 का, इसको कैल्शियम नाइट्रेट कह दो या कैल्शियम नाइट्रेट कह दो या इसे नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कह दो, फॉर्मूला दोनों का क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, उम्मीद करते दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये दोस्तों थे आपके 109 तक के क्वेश्चंस जो कि हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और कल से दोस्तों आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। कल से दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा, बायोलॉजी का चैप्टर कल से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कल से आपका बायोलॉजी, तो आज से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है, कल से आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी आपकी लगभग 2 दिन चलेगी। अब बायोलॉजी आपके लिए एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में मैं आपको वो चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगा कि जहाँ से जो एसएससी है जीडी में हमेशा हर बार एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछती है। तो भाई मैं आप लोगों से बायोलॉजी की क्लास कल लूँगा, तो 2 दिन चलाएंगे और इसके बाद आपका केवल स्टैटिक जीके बचा और इसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये अंतिम चैप्टर पे चल रहा है। तो कल हम इस 1-2 दिन आपके जीव विज्ञान में कंप्लीट कर देंगे और बाकी की जो शेष दिन बचेंगे उनमें हम स्टैटिक जीको को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये 7वां चैप्टर था, तो कल से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा, तो लास्ट में बोल दिया हूँ भाई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे। अब तो नेक्स्ट डे मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।